हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए, अगर आप देखेंगे ना कि जहाँ भी वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेक्शन आता है, इसी की डीएसएसबी या केवीएस की ही बात नहीं कर रही, जहाँ भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेक्शन आएगा ना, तो उसमें 3 टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो और यूएनए। ये ऐसे टॉपिक है ना जिनमें से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये हमारी जो क्लास है ये 9th क्लास है। ठीक है, पहली चीज़। तो अगर आपने जो 8 क्लासेस अभी तक हुई हैं उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी बन जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी, यानी कि कह लीजिए जो बैकग्राउंड था ना, वो प्रथम विश्व युद्ध के ही बाद से तैयार हो गया था। चाहे वो जर्मनी की हार हो, या फिर वर्साई की संधि हो, या फिर पेरिस शांति सम्मेलन हो, इन सभी ने एक तरीके से पृष्ठभूमि को तैयार किया था द्वितीय विश्व युद्ध की। तो इसलिए मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला टॉपिक नहीं देखा है, इवन आपको स्टार्टिंग से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था उसी से ही अगर देखना शुरू करेंगे, तो अभी आप यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक का जो एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ना, वो आपकी होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए रिक्वेस्ट है उन क्लासेस को ज़रूर देख लें, ताकि आपको आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो और अच्छे से बिल्ट हो सके। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम शुरुआत की बात करें, तो शुरुआत इसकी जो तत्कालिक कारण माने जाते हैं वो इसके पोलैंड पे, जर्मनी के पोलैंड पे आक्रमण किए जाने के बाद से माने जाते हैं। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी, चाहे वो वर्साई की संधि हो, या फिर 1929 में जो आर्थिक महामंदी आई थी विश्व पर। ठीक है, तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे थी, तो इसीलिए हम शुरू करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें हमारे विश्व युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध की, तो ये 1939 से 1945 तक चला। ठीक है, और लगभग 6 साल तक ये युद्ध लड़ा गया। और किन किन के बीच लड़ा गया था, मेन मुख्य जो थे, देखिए, विश्व को कह लीजिए, या ये फिर कह लीजिए यूरोप को 2 शक्तियों में विभाजित किया गया था। एक थी आपकी धुरी शक्तियाँ, एक थी मित्र राष्ट्र। ठीक है, धुरी शक्तियों में आपका जर्मनी, जापान, इटली, और मित्र राष्ट्रों में आपका फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपकी क्लियर करना चाहूँगी कि सोवियत संघ में बच्चे कंफ्यूज होंगे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये टॉपिक। तो सोवियत संघ हम बात कर रहे हैं रूस की। ठीक है, शीत युद्ध से पहले रूस को सोवियत संघ के नाम से बुलाया जाता था, जब तक इसके 15 गणराज्य इसके साथ थे। ठीक है, जब इससे अलग हो गए तो इसे सोवियत संघ की जगह रूस बुलाने लगे। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में पूछोगे तो सोवियत संघ किसके बारे में बात हो रही है, रूस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो युद्ध था इसकी पृष्ठभूमि किस तरीके से तैयार हुई थी ये बता देती हूँ। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध की जो भूमिका थी वो पहले विश्व युद्ध के समापन से ही बन चुकी थी, लेकिन कुछ मतों के अनुसार इसकी शुरुआत 1931 में हुई थी, जब जापान ने चाइना के मंचूरिया पे कब्जा किया था। ठीक है, यहीं इटली में एबिसानिया में घुसकर उसे हरा दिया गया था। एबिसानिया ये अफ्रीका की जगह का नाम है, एबिसानिया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कब्जा किया था। ठीक है, और ये कहा जाता है, कई ऐसे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसकी जो युद्ध की जो शुरुआत थी ना, वो 1931 से ही हो गई थी, जब जापान ने चाइना के मंचूरिया पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, और इटली ने एबिसानिया में घुसकर उसे हरा दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो 1936 में एडोल्फ हिटलर, यानी कि हिटलर ने जो रीमिलिट्रीजेशन, यानी कि कह लीजिए जो सैन्यकरण की स्थापना करी थी ना। एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि जब वर्साई की संधि इन पे थोपी गई थी ना जर्मनी पे, तो उनसे ये कहा गया था कि आप 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकते अपनी सेना में। लेकिन जो हिटलर था उसने 1936 में जो मिलिट्री थी उसकी ताकतों को इसने दोबारा से बढ़ाना शुरू कर दिया था, और सारी चीज़ें मतलब सारी जो एक कहते हैं ना सैन्य शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है, यही 1936 से लेकर 1939 तक स्पेन में सिविल वॉर चली थी। ठीक है, अब ये सिविल वॉर में क्या हुआ था कि जापान ने ना
इनकी मदद की, स्पेन के जो जनरल थे ना उनकी मदद करी थी ताकि एक सैन्यकरण की स्थापना हो सके, या कह लीजिए क्या कहते हैं उसे, सैनिक तानाशाही स्थापित हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना एक बैकग्राउंड में काम कर रही थी द्वितीय विश्व युद्ध के होने के। उसके बाद क्या हुआ कि 1938 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पे अधिकार कर लिया। अब देखिए चेकोस्लोवाकिया जो था ये इसकी रक्षा का जो दायित्व था ना, या कह लीजिए इन्होंने फ्रांस ने और ब्रिटेन ने मिलकर ये से आश्वासन दिया था कि हम आपको चेकोस्लोवाकिया को कि हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन जब जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया और उसके बाद जो राष्ट्रीय संघ है वो भी कुछ नहीं कर पाया था। ठीक है, इसी वजह से एक है ना पूरा जो विश्व का एक कह लीजिए विश्व का जो विश्व युद्ध की तरफ जो कदम थे ना वो बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, दो दिन बाद उसके बाद क्या हुआ, 7 जुलाई 1937 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर। देखिए अब एक चीज़ इसमें बता रहे हैं कि देखिए जो विश्व युद्ध है ना द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें 2 हादसों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, मार्लो पोलो पुल हादसा और दूसरा जो मैंने आपको बताया 1 सितंबर को जर्मनी द्वारा पोलैंड में जो घुसपैठ की गई थी और उस पर कब्जा कर लिया था। यहाँ से शुरुआत होती है विश्व युद्ध की। अगर कहें ना तत्कालिक कारण क्या थे, तो पोलैंड पर जर्मनी द्वारा हमला। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए जैसे 1 सितंबर को तो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला की घोषणा कर दी थी। वहीं 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर के खिलाफ प्रतिशोध जाहिर करते हुए युद्ध छेड़ दिया था। ठीक है, जिसके कारण जो असली शुरुआत जो मानी जाती है वो यहीं से मानी जाती है, पोलैंड की घुसपैठ से लेकर और युद्ध के ख़त्म होने तक जो 1945 तक चला। ये एक तरीके का इतना विश्व को इतनी आर्थिक सामाजिक हर तरीके की एक कहते हैं ना स्थितियाँ प्रदान करके चला गया था कि आज भी इसके जो चीज़ें हैं ना वो देखी जा सकती हैं। चाहे वो आप हिरोशिमा या नागासाकी की बात कर लीजिए, वहाँ आज भी इस विश्व युद्ध के परिणाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यही सारी चीज़ें रही जो विश्व युद्ध इस लेवल तक हो चुका था। ठीक है, यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग 6 साल तक चला। इसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे और 50 मिलियन लोग मारे गए थे। अब आप ये देखिए 50 मिलियन लोग लगभग मारे गए थे, यानी कि दुनिया की आबादी का 3%। ठीक है, अब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे, अगर आपने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना वो पढ़ा है तो अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि क्या कारण थे। वर्साई की संधि, देखिए वर्साई की संधि में क्या था कि एक तरीके से ना ये अपमानजनक संधि थी। क्यों? क्योंकि सारा जो आर्थिक बोझ था ना ये प्रथम विश्व युद्ध का वो जर्मनी पर ही थोप दिया था। ठीक है, चाहे वो आर्थिक हो या फिर सैन्य शक्तियों में उनकी कमी करना हो या फिर उनके उपनिवेशों को छीनना हो, ये सारी चीज़ें ना एक अपमान का पात्र बन चुकी थी जर्मनी के लिए। तो ये बहुत बड़ा रीज़न रहा वर्साई की संधि। दूसरी इसमें क्या था कि वर्साई की संधि में जर्मनी साइन नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे मजबूर किया गया कि अगर वो साइन नहीं करता तो उस पर आक्रमण किया जाता। फिर दूसरे जो कारण था वो 1929 में जो आर्थिक महामंदी आई थी, ये इतना मतलब इसने विश्व की जो एक कहते हैं ना आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब कर दी थी कि जो अमेरिका अपने आप में अच्छा खासा वर्चस्व स्थापित था अमेरिका तक में क्राइसिस आने लगे थे जो स्थितियों को देखते हुए। ठीक है, उसके बाद जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय। देखिए जर्मनी और जापान दोनों ने ही एक तरीके से दोनों ही इंस्पायर हो रहे थे। ये जो ब्रिटेन के लोग थे या फिर कह लीजिए जो फ्रांस थे, इंग्लैंड था, इन सब से इंस्पायर हो रहे थे कि हम भी अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाएं और अपना साम्राज्य को स्थापित करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना साम्राज्य स्थापित कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो जितने भी जैसे कि एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये जो जगह हैं जहाँ से कच्चे माल की प्राप्ति होती थी, इन पर कब्जा करें और इनसे फ़ायदा उठाएं। एक तरीके से ये सब अपने फ़ायदे के लिए लगे हुए थे। फिर
उसके बाद जो कारण बना वो था राष्ट्रीय संघ की विफलता। ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण था कि राष्ट्रीय संघ की विफलता। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उसमें ये राष्ट्रीय संघ की स्थापना इसलिए की गई थी कि ताकि हमें दूसरी बार ऐसी विश्वव्यापी दुर्घटना देखने को ना मिले। लेकिन राष्ट्रीय संघ की विफलता का कारण भी यही था कि अमेरिका ने ही इसका प्रस्ताव दिया था। ठीक है, और अमेरिका ही इसमें शामिल नहीं हो पाया था क्योंकि इसमें आपको पता है कि अमेरिका में जो वोट के माध्यम से चीज़ें जनता के द्वारा की जाती है, जिसकी वजह से जो अमेरिका है वो शामिल ही नहीं हो पाया। तो इसी वजह से एक तरीके से विफलता का कारण बना। दूसरी चीज़ ये भी थी कि इसकी खुद की कोई सेना नहीं थी। ठीक है, जिसकी वजह से जो जर्मनी और जापान इतनी सैन्य शक्तियाँ अपनी बढ़ाए जा रहे थे, और एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने धीरे धीरे विश्व पर अपना एक कहते हैं ना वर्चस्व स्थापित करने की इच्छा जाहिर करते करते विश्व को एक इतने बड़े संकट में ला खड़ा किया था, जिससे कि आज भी हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ें क्यों हुई थी इतिहास में। ठीक है, फिर फांसीवाद का उदय। देखिए मैंने आपको बताया फांसीवाद, नाजीवाद और तुष्टीकरण। देखिए नाजीवाद आपको पता ही है, हिटलर का उदय क्यों हुआ। एक जो वर्साई की संधि थोपी गई थी ना, इसे कहीं ना कहीं हिटलर ये मानता था कि ये जर्मनी का लिए एक अपमानजनक बात थी। ठीक है, और फांसीवाद कहें तो इटली में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद है ना इटली को कुछ मतलब ये जो मित्र राष्ट्र थे इन्हें काफ़ी चीज़ें मिली थी, जैसे कि जर्मनी के उपनिवेशों पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, और आर्थिक स्थिति इनकी बेहतर हुई थी। लेकिन जो इटली था वो कहीं ना कहीं एक है ना फ्रस्ट्रेशन में आ चुका था, जिसकी वजह से फांसीवाद का उदय हुआ और मुसोलिनी जैसा डिक्टेटरशिप आपको देखने को मिली। ठीक है, और तुष्टीकरण की नीति यानी कि एक तरीके से ना सब यही चीज़ इसी वजह से चुप लगा रहे थे, जर्मनी और जापान की चीज़ों को इतना मतलब कहते हैं ना इनकी चीज़ों को इसलिए शांति से बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे थे कि अगर छोटे देशों पे वो कब्जा कर रहे हैं या फिर चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाए। ठीक है, तो ये जो तुष्टीकरण की नीति थी ना इनकी, ये बहुत ख़राब थी, जो कि अपने ही एक कहते हैं ना अपने लिए ही सारी चीज़ें देख रही थी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं के बारे में। देखिए ये घटनाएं जो जितनी भी मैंने इसमें पॉइंट आउट की हैं उनमें से 101% हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इन जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ इन्हें कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा या तो कहीं इसी के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़े कोशिश कीजिएगा, जैसे कि अभी इसमें मैंने आपको जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम कब फेंका गया, बम का क्या नाम था, किसके द्वारा फेंका गया, इन सब का डिस्कशन किया। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसमें से एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और लेक्चर को पूरा देखिए, आपको इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जैसे कि देखिए 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड में घुसपैठ की। डेनमार्क, लक्सेमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम और फ्रांस जल्द ही जर्मनी के नियंत्रण में आ गए और केवल यूनाइटेड किंगडम पीछे जर्मनी का सामना करने के लिए बच गया। अब आप ये देख सकते हो कि जर्मनी ने जो घुसपैठ की थी उसने धीरे धीरे सब पर नियंत्रण अपना काबू कर लिया था और लास्ट में सिर्फ यूनाइटेड किंगडम आपका रह गया था जो कि जर्मनी का सामना करने के लिए बचा हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 10 जून 1940 को इटली ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में जर्मनी के साथ देने की घोषणा की। इटली ने ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी का साथ देने की घोषणा कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, और युद्ध ग्रीस और उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया। ठीक है, 14 जून 1940 को जर्मनी की फौजों ने पेरिस पर आक्रमण किया। ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चाहे आप डेट को थोड़ा वो कर लें, लेकिन जो सन और मंथ है इन्हें बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कीजिएगा, याद ज़रूर रखिएगा, एक आइडिया लेते रहिएगा डेट्स का, क्योंकि डेट से आपका 101% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 14 जून 1940 को जर्मनी की जो फौज थी उन्होंने पेरिस पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जुलाई 1940 से सितंबर 1940 तक जर्मनी और ग्रेट इंग्लिश कोस्ट लाइन पर ब्रिटेन ने युद्ध लड़ा। 7 सितंबर 1940 से मई 1941 तक लंदन में रात के समय जर्मनी का हवा में बमबारी अभियान चला।
आप देखिए इस बमबारी अभियान जो चलाया था इसे ब्लिट्स कहते थे। ठीक है, ये ज़रूर टर्म पूछा जाता है आप लोगों से कि कई बार है ना जो पर्टिकुलर नाम है, जैसे कि ये ब्लिट्स, ये नाम पूछ लेंगे कि ये क्या थी, ये योजना थी, क्या थी। ठीक है, ब्लिट्स क्या था, या फिर कह लीजिए ये अभियान किससे रिलेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा ब्लिट्स कहा गया है। कौन सा था? जर्मनी में हवाई बमबारी जो की गई थी। ठीक है, 22 जनवरी 1941 को ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ की फ़ौजों ने लीबिया के टोब्रुक के पोर्ट सिटी पर कब्जा कर लिया था। 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत यूनियन में घुसपैठ की थी। सितंबर 1941 में जापान की फ़ौज इंडो चाइना बॉर्डर तक पहुंच गई थी। आप देख रहे हो, मतलब अगर आप यहाँ पर मुझे है ना अभी मैप मिला नहीं, वरना मैं आपको मैप में दिखाती कि ये लोग कितनी तेज़ी से अपना विस्तार कर रहे थे। ठीक है, और 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट एक कह लीजिए घटना थी कि जो ये पर्ल हार्बर पर अटैक था ना, यही कारण बना जो कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपना मतलब कह लीजिए जो द्वितीय विश्व युद्ध में स्थायी रूप से जुड़ गया था। वरना अभी तक जो अमेरिका था वो पीछे से मदद कर रहा था, लेकिन सामने से किसी भी तरीके का कोई युद्ध की घोषणा नहीं की गई थी। लेकिन जब पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था ना, तो उसकी वजह से अमेरिका ने भी युद्ध में शामिल हो गया। और इसी दिन को अमेरिका के जो उस टाइम पे राष्ट्रपति थे उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने रूजवेल्ट, उन्होंने इस दिन को कलंक का दिन कहा था। या फिर कह लीजिए एक तारीख जो बदनाम रहेगी, हमेशा बदनाम रहेगी, इस तरीके का एक कह लीजिए एक वाक्य कहा था जो कि आज भी फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। इसमें आधे से ज़्यादा एयरक्राफ्ट के बड़े बेड़े को ख़त्म कर दिया गया और 8 युद्धपोतों को तबाह कर दिया गया। युद्धपोत क्या होते हैं ना, जिससे युद्ध लड़ा जाता है। जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री में आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा होगा जो जब अशोक हमला करने जाता है तो उसमें युद्धपोत का मतलब होता है जिससे युद्ध लड़ा जा रहा है। ठीक है, तो 8 युद्धपोतों को ख़त्म कर दिया गया था। यहीं इसके बाद क्या हुआ, फिलीपींस ने क्लर्क और ईबा एयरफील्ड पर हमला किया, जिसमें अमेरिकी सेना के आधे से ज़्यादा विमान नष्ट हो गए थे। यही कारण बना ना जो अब 8 दिसंबर को जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने वहाँ से एक भाषण दिया और भाषण देके जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, इसी दौरान जापान हांगकांग, गुआवा, वेक द्वीप समूह, सिंगापुर और ब्रिटिश मलाया पर हमला कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, देखिए सुबह का टाइम है तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सारी क्लासेस है ना घर से ही लेती हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मॉर्निंग टाइम है तो सबको अपना अपना काम करना ही होता रहता है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। 11 दिसंबर 1941 को जर्मनी और इटली ने यूनाइटेड स्टेट्स से युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्रिसमस 1941 तक जापान ने थाईलैंड, गुआम, हांगकांग और वेक आइलैंड पर कब्जा कर लिया। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर एक घटना आपको विश्व युद्ध में देखने को मिलती है, जब दोनों तरफ की जो सेना थी ना वो आपस में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो इस चीज़ से ये चीज़ पता चलती है ना कि सैनिक भी नहीं चाहते थे, ठीक है, कि इस तरीके से लड़ाइयाँ हो, इस तरीके से वो भी थक चुके थे क्योंकि युद्ध बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया था। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें, जिस तरीके के कमांड्स उन्हें दिए जा रहे थे तो वो मजबूर थे चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो ऐसा एक वाक़या देखने को मिलता है जब दोनों साइड के लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, और इसी के बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद लोगों ने फिर युद्ध करना शुरू कर दिया। तो ऐसी चीज़ें भी इतिहास में देखने को मिलती हैं जब लोग नहीं चाहते, लेकिन जो एक जनता कह लीजिए, जो सैनिक हैं या फिर कह लीजिए जो उनके कमांडर्स हैं, जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से लोगों को फोर्स कर रहे थे कि वो
अपने राष्ट्र के हितों के लिए कार्य करें। ठीक है। फिर 1942 में गठबंधन वाले देशों ने ध्रुवीय शक्तियों को नॉर्थ अफ्रीका और सोवियत संघ में आगे बढ़ने से रोका। ठीक है। फरवरी 1942 को जापान ने मलाया पेनिनसुला में घुसपैठ की। सिंगापुर ने एक हफ्ते के भीतर ही सरेंडर कर दिया। अब जो सिंगापुर था उसने एक हफ्ते के भीतर ही सरेंडर कर दिया था। 4 जून से 6 जून 1942 को जापान ने प्लेन हवाईयन आइलैंड में घुस आए और मिडवे आइलैंड में ही यूनाइटेड स्टेट्स ने मिशन का कोड क्रैक कर लिया। ठीक है। इस तरह जब जापान ने मिडवे पर अटैक किया तो न केवल अपने 4 एयरक्राफ्ट खोए बल्कि 200 प्लेन और पायलट भी गंवाए और यूनाइटेड स्टेट्स को एक ही बार में जीत में हासिल हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अटैक किया गया था ना, उसमें ना केवल उसने अपने एयरक्राफ्ट गंवाए बल्कि 200 प्लेन और अपने पायलट भी गंवाए। ठीक है। देख सकते हो कितनी क्षति हो रही थी। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये टाइमलाइन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इनमें से जो डेट मैं आपको बता रही हूँ ना, वो तो डेट आप नोट करके लिख लीजिएगा। जैसे कि ये एक पर्ल हार्बर वाली घटना, ठीक है, जब अमेरिका ने एंट्री ली थी, और 2-3 चीज़ें और बताऊंगी तो वो भी याद रखिएगा। ठीक है। एक ही स्टालिनग्राद वाली घटना जो अभी 19 अगस्त 1942 को जैसे ही जर्मनी ने रशिया में घुसने की कोशिश की, स्टालिनग्राद का युद्ध शुरू हो गया। देखिए स्टालिनग्राद का युद्ध ने ही एक तरीके से ये स्थिति पैदा कर दी थी कि अब जर्मनी के बस की चीज़ें नहीं है, अब रूस उस पर हावी होने लगा था, यानी कि सोवियत संघ। ठीक है। कैसे? अगस्त 1942 से लेकर फरवरी 1943 तक यूएस मरीन ने गुडाल केनाल के पैसिफिक द्वीप पर भी कब्जा कर लिया। अब आप देखिए जो पैसिफिक द्वीप पर भी अब इन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 23 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सेना ने ध्रुवीय शक्तियों की सेना को अलामिन के दूसरे युद्ध में टूनेशिया की संधि के पीछे धकेल दिया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो टूनेशिया की संधि थी इसके पीछे धकेल दिया था। 11 फरवरी 1943 को जर्मनी फौजों ने स्टालिनग्राड में सरेंडर कर दिया। अब देखिए जर्मन की जो फौज थी ना, यानी कि कह लीजिए जो सेना थी, उन्होंने स्टालिनग्राड में सरेंडर कर दिया और यहीं से जो कहते हैं ना जर्मनी की हार एक तरीके से निश्चित हो गई थी। यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया गया था। क्यों? क्योंकि जो सिचुएशन ऐसी हो गई थी और फिर जो विश्व स्तर पर घटनाएं घट रही थी। ठीक है। और जर्मन की जो सेना थी वो लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही थी और कम भी होती जा रही थी। ठीक है। और बहुत बड़े हिस्से में रूस से हार गया। ठीक है। अब यहाँ पर रूस से हार गया था जर्मनी। ठीक है। इसी हार से जर्मनी पूर्व में आगे बढ़ने से रुका। आप देखिए इसी हार की वजह से जर्मनी जो पूर्व में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था ना, वो रुक गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 10 जनवरी 1943 को गठबंधन के देशों ने इटली में लैंड किया। अब इन्होंने जो गठबंधन के जो देश थे ना, इन्होंने क्या करा, अब ये इनका दूसरा टारगेट क्या था, इटली में लैंड किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 25 जुलाई 1943 को इटली के राजा की पूरी शक्ति लौट आई और मुसोलिनी को परास्त करके गिरफ्तार कर लिया गया। ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। ये 25 जुलाई 1943। देखिए चाहे भले ही आप डेट याद ना रखें, लेकिन ये जो जुलाई 1943 इस तरीके से याद रखेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पता है इस तरीके कोई क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं और ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चंस को पहले ही प्रिपेयर कर लोगे तो छोटे लेवल के क्वेश्चंस जो होते हैं, मतलब थोड़े से ईजी जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 1 लाइनर टाइप के, तो उन्हें आप ईजिली कर सकते हो। ठीक है। 1943 नवंबर से लेकर मार्च 1944 तक यूएस मरीन ने बुगेवली में सोलोमन आइलैंड में घुसपैठ की और इसे जापानियों से वापस छुड़वाया। ठीक है। अब इसे जापानियों से वापस छुड़वाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 6 जून 1944 को गठबंधन की शक्तियों ने एक साथ नॉर्मंडी के 5 समुद्री किनारों पर लैंड किया।
आप समझ सकते हो, 5 समुद्री किनारों पर एक साथ लैंड किया था। कौन सा? उताहा, ओमाहा, गोल्ड, जूने और स्वेड में शामिल थे। इस लैंडिंग में 5,000 जहाज, 1100 एयरप्लेन और 15,000 सर्विसमैन शामिल थे। ठीक है। 25 अगस्त 1944 को अमेरिकन और फ्री फ्रेंच फोर्स ने पेरिस को मुक्त करवाया। देखिए, पेरिस को मुक्त करवा लिया कब? आपको 25 अगस्त 1944 को। ठीक है, पेरिस को मुक्त करवाया। 27 जनवरी 1945 को सोवियत की फौजों ने क्रैकोव, यानी कि पोलैंड की बात हो रही है, पोलैंड में स्थित एक ऑस्ट्रिच, ठीक है, ऑस्ट्रिच उन्हें कहते हैं ना जहाँ लोगों को रखा जाता, कैंप, ठीक है, को मुक्त करवाया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 19 फरवरी से 26 मार्च 1945 तक के बीच यूएस ने जापान से इवो जिमा आइलैंड के लिए समुद्री युद्ध किया। ठीक है। और 12 अप्रैल 1945 को जॉर्जिया में रूजवेल्ट की मृत्यु हुई। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी आपको बता दिया था कि उस टाइम पे जो अमेरिका के राष्ट्रपति था वो कौन था? रूजवेल्ट। उसके बाद रूजवेल्ट के बाद अब आपसे यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है ना कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के टाइम पे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ठीक है। लेकिन जब कह लीजिए एक तरीके से अंत जो चल रहा था उस टाइम किसने शपथ ली थी? ठीक है। या फिर कह लीजिए कि जॉर्जिया में किसकी मृत्यु हो गई थी? ठीक है। तो जॉर्जिया में आपका रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई थी। और रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद किसने राष्ट्रपति पद का भार संभाला था? तो वो था हैरी ट्रूमैन। ठीक है, ने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। 25 अप्रैल 1945 को सोवियत ने बर्लिन को घेर लिया और 28 अप्रैल 1945 को स्विट्जरलैंड से भागते हुए मुसोलिनी को मार दिया गया। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो मुसोलिनी था ना, इसका मतलब इस मुसोलिनी और हिटलर दोनों ही अपने आप में एक कहते हैं ना डिक्टेटरशिप या फिर कह लीजिए तानाशाह थे दोनों ही। लेकिन मुसोलिनी का ज़्यादा बुरा हाल हुआ था। क्यों? क्योंकि मुसोलिनी को मार दिया गया और उसके साथ इतना बर्बरता से लोगों ने इतनी ख़राब चीज़ें इसके साथ की गई थी। इसी से ही डरकर जो हिटलर है वो अपने आप को फांसी लगा लेगा। हिटलर और हिटलर की वाइफ ईवा ब्राउन जो है, हिटलर की वाइफ का नाम था ईवा ब्राउन, ये याद रखिएगा। उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली। और जो हिटलर का कह लीजिए सेनापति या फिर उसका अंगरक्षक, पता नहीं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा कौन था वो, उसने क्या करा, इन दोनों की लाशों को जला दिया गया था ताकि मुसोलिनी जैसा हाल इनकी लाशों के साथ ना किया जा सके। ये याद रखिएगा। ठीक है। तो आप समझते हो विश्व में कितनी उथल पुथल हो रही थी इस टाइम पे। 19 अप्रैल 1945 को यूएस के सैनिकों ने जर्मनी मुनी के बाहर दचाऊ को मुक्त कराया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 1945 में 30 अप्रैल के दिन ईवा ब्राउन, अब ये याद रखिएगा कि 30 अप्रैल को हिटलर ने और उसकी पत्नी दोनों ने आत्महत्या कर ली थी 30 अप्रैल को। और इसकी बीवी का क्या नाम था? ईवा ब्राउन। ठीक है। 7 मई 1945 जर्मनी में रिम्स में रेड स्कूल्स हाउस में सेन होवायर के हेडक्वार्टर में आत्मसमर्पण कर दिया गया। ठीक है। अब जो था ना, इसने आत्मसमर्पण कर दिया हेडक्वार्टर में जाकर। ठीक है, जर्मनी के रिम्स में रेड स्कूल्स हाउस में। ठीक है। इसी को 8 मई को ईवी डे मनाया जाता है। ईवी डे क्या था कि जब जर्मनी पे रूस की जो विजय हासिल की गई थी ना, एक तरीके से इसे मनाया गया था। ठीक है। तो उसी दिन युद्ध का विराम हुआ था एक तरीके से। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1945 में 8 मई को यूरोप में VE डे के रूप में मनाया गया। इस दिन यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अलामो ग्रांडे पर ऑटोमेटिक बम गिराया गया। अब देखिए, जो
29 जुलाई को क्या हुआ, जो ट्रूमैन था, ये अमेरिकी राष्ट्रपति, इसने जापान को चेतावनी की दी, क्योंकि सबने हार मान चुके थे लेकिन जापान अभी तक युद्ध को विराम नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि ट्रूमैन ने चेतावनी दी कि अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो देश को बहुत बड़ी तबाही देखने को मिलेगी। ये कब कहा था? 19 जुलाई 1945 को। ठीक है, ट्रूमैन ने। अब यहाँ पर एक चीज़ पूछी जा सकती है आपको कि हिरोशिमा और नागासाकी के समय, बमबारी करते समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो ट्रूमैन था। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो कि बच्चे क्योंकि हम अभी तक रूजवेल्ट पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो ट्रूमैन चेंज हो गया, तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर अगर अच्छा है ना तो वो इसी चीज़ में आपको घुमाएगा। ठीक है, तो उसने घोषणा कर दी कि अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम तबाह कर देंगे, लेकिन इसके बाद भी जापान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी के जवाब में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 में लिटिल बॉय नाम के पहले परमाणु बम को गिराया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना कि लिटिल बॉय किस पर फेंका गया था? तो हिरोशिमा पर फेंका गया था। और लिटिल बॉय कब फेंका गया था? तो 6 अगस्त। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो ये लिटिल बॉय इनका नाम से, ठीक है, और कब फेंका गया, ठीक है, और कहाँ फेंका गया। तो 6 अगस्त को फेंका गया था हिरोशिमा पर लिटिल बॉय। या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हिरोशिमा पर जो बम फेंका गया था, या कह लीजिए जो परमाणु बम फेंका गया था, उसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। ठीक है, जिसमें लगभग 1,40,000 लोग मारे गए, लेकिन इससे भी जापान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो फिर अमेरिका ने दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम फेंका, जिसका नाम था फैटमैन। ठीक है, फैटमैन था, उसे नागासाकी पर गिराया गया, जिसमें कि 80,000 लोग मारे गए। अब यहीं से ही जो जापान था, जापान ने अपनी चीज़ों को, कह लीजिए जापान ने अमेरिका की शर्तें मान ली थी। फिर क्या हुआ? 14 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका की सभी शर्तों मान ली और युद्ध बंद कर दिया। तो युद्ध विराम की जो संधि थी, संधि पर जो साइन हुए, तो वो कब कि जापान ने जब शर्त मान ली सारी और युद्ध को समाप्त कर दिया। ठीक है, इसी दिन जापान पर जीत का वी-डे घोषित किया गया। अब देखिए, वी-डे यानी कि विजय दिवस, ये कह लीजिए इस तरीके से, जो विजय एक तरीके से की गई थी। ठीक है, 2 सितंबर 1945 के दिन टोक्यो की खाड़ी में जापान ने यूएसएसआर मिसौरी को आत्मसमर्पण करते हुए औपचारिक कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन इसके बाद भी जो एक सैनिक था, हीरो ओनाडे, ठीक है, जो ये था, इसने मतलब युद्ध बंद ही नहीं किया था, लेकिन फिर बाद में आकर इसने भी जो औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। और जो ये था ना, हीरो ओनाडे, इसकी जो मृत्यु हुई वो 2014 में हुई। 91 ईयर्स का होके ये मरा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि कितनी, ये जो जितनी भी टाइमलाइन मैंने आपसे शेयर की है ना, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे टॉपिक के अलावा अगर इसे कर लेंगे ना तो आपको एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखते रहिएगा। और बाकी अब मैं आपको है ना सारा जो नोट्स कह लीजिए या फिर कह लीजिए जो क्लासेस है, कोशिश कर रही हूँ कि डेली दे दूँ। ठीक है, लेकिन अगर कुछ कुछ भी छूटा हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसके बाद वैसे तो आपको ज़रूरत है ही नहीं कोई और टॉपिक कहीं और से विश्व युद्ध पढ़ने की, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जितनी भी मैंने टाइमलाइन ये बताई है ना, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें अपने कॉपी में नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपके साथ या तो पॉलिटी का लेक्चर अपलोड करूँगी जो कि नोट्स होंगे, ठीक है, या फिर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि शायद 50-60 में बनाने की कोशिश करूँगी, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड शेयर करें और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए।